एवरीवन एंड वेलकम टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे हीट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि वर्क क्या होता है, वर्क के डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं और हर एक डिफरेंट फॉर्म का क्या किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं। इससे वर्क से डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आता है कि कैसा कि वर्क के डिफरेंट फॉर्म क्या है, पर ये जो फॉर्म्स है आपको पढ़ना जरूरी था क्योंकि गेट क्या करता है, इन फॉर्म्स को ही लेता है और क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर देता है। ये फॉर्म्स आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में छोटे छोटे मतलब क्वेश्चंस के पार्ट में मिलेंगे, तो पहले इसलिए आपको पहले समझ लेना जरूरी था कि ये फॉर्म्स होते क्या हैं। सिमिलरली अब हम आते हैं हीट पे और देखते हैं कि हीट के फॉर्म्स क्या होते हैं। देखिए, इससे पहले मैं बताऊं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हीट क्या है। हीट एक एनर्जी है जो कि हीट एक एनर्जी है जिसमें जो एनर्जी इंटरैक्शन हो रहा है वो उसका मेन वर्च्यू इज टेम्परेचर चेंज। तो द एनर्जी ट्रांसफर टेकिंग प्लेस बाय द वर्च्यू ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज हीट। ठीक है, एनर्जी इंटरैक्शन taking place by the virtue of temperature difference is known as heat। ठीक है, अभी देखिए, हीट जो है वो दो फॉर्म्स की होती है। हीट इज ऑफ टू फॉर्म्स, एक होता है सेंसिबल और दूसरा होता है लेटेंट हीट। देखिए, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट के बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे अपने स्कूल लेवल के एग्जामिनेशंस में। सेंसिबल हीट वो हीट होती है जब आप किसी बॉडी में आप हीट प्रोवाइड करते हैं और उसके चेंज टेम्परेचर में अगर चेंज आता है तो उस टाइप की हीट को बोलते हैं हम सेंसिबल हीट। कि आपको समझ में आ रहा है, तो जो बॉडी है वो उस हीट को सेंस कर पा रही है और अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है, तो उस टाइप की हीट को हम कहते हैं सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट क्या है? सेंसिबल हीट इज द हीट इंटरैक्शन responsible for the change in temperature is known as सेंसिबल हीट। वहीं लेटेंट हीट क्या है? देखिए, लेटेंट हीट में क्या होगा कि आप अपनी बॉडी में हीट प्रोवाइड करते हैं और उस हीट की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, आपको टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी बॉडी में फेस चेंज आ रहा है। इसमें क्या होता है कि आप जब भी किसी सब्सटेंस का फेस चेंज करते हैं, तो फेस चेंज करते टाइम आपके बॉडी में कोई टेम्परेचर का चेंज आपको देखने नहीं मिलता है, लेकिन आपकी बॉडी सपोज अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर आपके पास 0 डिग्री आइस है तो वो 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वो 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस पर आ रहा होता है, उस पार्ट में उसने कुछ एनर्जी इनटेक की होती है और वो एनर्जी इनटेक ही लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट इज रिस्पॉन्सिबल for change in phase, बेसिकली जिसकी वजह से फेस चेंज आता है। ओके, ये तो हो गई हमारे दो टाइप्स ऑफ हीट, ये तो आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके। आज का मेन टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब और कुछ नहीं बल्कि हर एक बॉडी के पास कुछ एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर पाता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो आपकी बॉडी की एनर्जी हीट स्टोरेज कैपेसिटी को डिपिक्ट करता है। ओके, यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं कि अगर आप किसी बॉडी में हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज आएगा, उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा। जितनी ज्यादा आप हीट प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपकी बॉडी जितनी ज्यादा बड़ी होगी, अगर आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंस दे दिया जाए तो जितनी ज्यादा बॉडी आपकी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको जो हीट देनी है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। एक तो आपकी बॉडी का मास
और दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा T। अभी देखिए, अगर मैं इस डेल्टा T को हटा दूं, सॉरी, इस डेल्टा T को हटाकर मैं यहाँ पर सॉरी ये जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को के साइन को मैं हटाकर यहाँ पर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटा देती हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना होगा, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना होगा। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाऊंगी तो यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है वो होता है C और कुछ नहीं बल्कि हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। C is the constant of proportionality and is known as the specific heat capacity, ठीक है। ये आप बाद में समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपको बताती है कि आपकी बॉडी कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है, ओके। अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, अगर आपसे कोई पूछे फिर कि आपकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लिख सकती हूँ Q अपॉन M डेल्टा T। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन बनती है कि इफ वी हैव यूनिट मास सब्सटेंस, then in order to bring a temperature rise of 1 डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, बेसिकली 1 डिग्री टेम्परेचर राइज के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है, इफ वी नीड the amount of heat that need to be given is heat capacity। तो बेसिकली अगर मैं ऐसे सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो उस हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो उस अमाउंट ऑफ हीट के इक्वल होगी जो आपको देनी पड़ेगी अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है जिसका यूनिट मास है और उसमें अगर आपको 1 डिग्री टेम्परेचर राइज चाहिए है तो आपको जितनी हीट देनी पड़ेगी वही आपकी स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। जैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। और हाँ, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका यूनिट क्या होती है, बेसिकली इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आपसे बोले कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 1.2 होती है, इसका मतलब होगा कि अगर आपके पास 1 kg ऑफ वाटर है और उसका टेम्परेचर आपको 1 केल्विन से बढ़ाना है तो आपको 4.2 किलो जूल ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, ओके। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। अभी देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके। अभी देखिए क्या होता है कि आप जानते हैं कि Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि ये जो आपका Q है, ये जो हीट है, ये क्या है, आपका इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। Q क्या होता है, आपका इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। और जो स्पेसिफिक हीट है ये हर एक बॉडी के लिए डिफरेंट वैल्यू करेगी, मतलब ये एक प्रॉपर्टी ऑफ योर मटेरियल हो जाएगी। इसका मतलब ये एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाता है, Q अपॉन M डेल्टा T। मास तो आपका कांस्टेंट है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक एग्जैक्ट प्रॉपर्टी है, वहीं Q आपकी एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर आप किसी इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को एग्जैक्ट डिफरेंशियल बताना चाहते हैं तो आपको उसमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो ये जो यहाँ पर 1/डेल्टा T टर्म आपको दिख रहा है ये और कुछ नहीं बल्कि एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जिसको जब आप अपने एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल यानी हीट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल मिल जाता है, ओके। तो ये तो बात हो गई हमारे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। अब चलते हैं हम और देखते हैं हमारे एक एक्सपेरिमेंट जो कि जूल ने किया था, जो कि हमारे फर्स्ट लॉ का बहुत बेसिक चीज बनी। जूल के एक्सपेरिमेंट पर ही हमारा फर्स्ट लॉ बेस्ड था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जूल का एक्सपेरिमेंट क्या था। जूल ने क्या किया,
एक कंटेनर लिया और इसके आसपास इसे एक एडियाबैटिक वॉल से कवर कर दिया। एडियाबैटिक वॉल क्या होता है? एडियाबैटिक वॉल एक ऐसा वॉल होता है जो अपने अक्रॉस हीट का ट्रांसफर नहीं होने देता, ठीक है। डज नॉट अलाउ हीट ट्रांसफर अक्रॉस इट, ठीक है। अगर आप किसी भी अपने सिस्टम को एडियाबैटिक वॉल से कवर कर देते हैं तो वो उस वॉल से हीट, कोई भी अमाउंट ऑफ हीट आपके सराउंडिंग्स में नहीं जाएगी, ना ही सराउंडिंग से कोई भी हीट आपकी बॉडी के अंदर आएगी, ठीक है। इसी तरह एक डायथर्मिक वॉल होती है जो कि हीट को अपने अक्रॉस ट्रांसफर होने देती है। बेसिकली एडियाबैटिक का एग्जैक्ट ऑपोजिट इज द डायथर्मिक वॉल, ठीक है। कमिंग बैक टू द जूल्स एक्सपेरिमेंट, जूल ने क्या किया कि उसने एक कंटेनर लिया, ठीक है। ये देखिए, ये जूल ने एक कंटेनर लिया है और इसमें इसने पानी भर दिया है, साथ ही साथ एक पैडल व्हील अटैच कर दिया है और इस पूरे सिस्टम को एक एडियाबैटिक वॉल से कवर कर दिया है, ठीक है। अब क्या किया, पैडल व्हील लगा था, अब उसने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू किया और ताकि ये पैडल व्हील घूमने लगे। जब ये पैडल व्हील रोटेट करने लगा, यहाँ पर ये जो पैडल व्हील जो था आपका, ये जब इसमें रोटेशन होने लगा, इस रोटेशन की वजह से ये जो आपके मॉलिक्यूल्स थे, ये मॉलिक्यूल्स घूमने लगे, ये मॉलिक्यूल्स भी रोटेट होने लगे। तो आप जो वर्क दे रहे थे, पैडल व्हील वर्क, वो हीट में कन्वर्ट होता गया और आपके जो यहाँ पर वाटर भरा हुआ था, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। क्यों इंक्रीज कर गया? क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स रोटेट करे, उनने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, उनमें रैंडम कोलिशन स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अब जूल ने क्या किया, जूल यहाँ पर एक दूसरी बॉडी लेकर आए, और उसको अपनी ये जो उसका जो वेसल था, पानी वाला वेसल, उसके कांटेक्ट में रख दिया और जहां से वो कांटेक्ट कर रहा था उतने सरफेस से उनने एडियाबैटिक वॉल को हटा दिया, ठीक है। एडियाबैटिक वॉल को हटा दिया, ओके, ताकि यहाँ से जो भी हीट, यहाँ पर जो भी हमारा जो वाटर था, उसने कुछ एक्स्ट्रा, उसमें वर्क की वजह से उसमें एक्स्ट्रा हीट आ गई, तो ये पूरी एक्स्ट्रा हीट आपके इस दूसरे सिस्टम में चली गई, ठीक है। ये पूरी हीट आपके दूसरे सिस्टम में चली गई और आपका जो वाटर था वो अगेन अपने इनिशियल टेम्परेचर T1 पर आ गया। पहले वो T1 टेम्परेचर पे था, उसमें हमने पैडल व्हील वर्क दिया तो वो रोटेट करने लगे उसके मॉलिक्यूल्स। एक बार मॉलिक्यूल्स रोटेट करने लगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। उसके बाद हमने यहाँ पर उसमें क्या किया, हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, फिर हमने एक दूसरा सिस्टम कांटेक्ट में लेकर आए। जैसे ही दूसरा सिस्टम कांटेक्ट में आया तो दूसरे सिस्टम ने हीट को अपनी तरफ ले लिया, मतलब जो आपका एक्स्ट्रा हीट था वो दूसरे सिस्टम में फ्लो कर ट्रांसफर हो गया और आपका सिस्टम अल्टीमेटली अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आ गया, ठीक है। तो अगर मैं आपका ये जो आपका ग्राफ है, ये जो प्रोसेस यहाँ हुआ है, अगर मैं इस प्रोसेस को ग्राफ में डिपिक्ट करूं तो क्या होगा, पहले आपका फर्स्ट स्टेट पे था, आपकी प्रॉपर्टीज थी x1 y1, ठीक है। आपने कुछ वर्क किया, कुछ इरिवर्सिबल वर्क किया, पैडल व्हील वर्क किया जो हाईली इरिवर्सिबल था, तो आपकी जो सिस्टम था वो चला गया x2 y2 स्टेट पर, ठीक है। यहाँ से आपने वर्क किया, ठीक है। ये एक पीवी डायग्राम है सपोज, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने इसमें से हीट निकाल ली, हीट एक्सट्रैक्ट कर ली और वापस से आपका सिस्टम आपकी इनिशियल स्टेट पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जूल ने क्या किया, ये जो उसने कैलकुलेशन, अब उसने न्यूमेरिकल वैल्यूज पे आए कि ठीक है, ये तो मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया, अब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू देखता हूँ कि यहाँ पर जो हुआ उसमें न्यूमेरिकली क्या क्या वैल्यू मिली मुझे। सपोज उसने यहाँ पर वर्क दिया, पैडल व्हील वर्क 1 2, ठीक है। पैडल व्हील वर्क फ्रॉम दैट जो आपका बॉर्डर, जो आपका सिस्टम था वो फर्स्ट स्टेट से सेकेंड स्टेट पर चला गया, ठीक है। और ऐसा करने के लिए उसने सपोज 50 किलो जूल ऑफ वर्क प्रोवाइड किया, ठीक है। फिर जब उसने ये सेकेंड सिस्टम यहाँ पर अटैच किया तो उसको पता चल, यहाँ से हीट फ्लो हो गया, तो यहाँ पर कुछ हीट फ्लो हुआ, उसने यहाँ पर जो हीट फ्लो हुआ उसने
उस हीट ट्रांसफर हुआ, जो अमाउंट ऑफ नया हीट ट्रांसफर आपके सेकेंड सिस्टम में आ गया, उसने उस हीट ट्रांसफर के अमाउंट को मेजर किया। तो उसने देखा कि मुझे जो हीट ट्रांसफर मिला है वो भी 50 किलो जूल के इक्वल ही मिला है। यहाँ से जूल ने कंक्लूड किया कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क मैंने 1 से 2 प्रोसेस में दिया, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट मुझे 2 to 1 प्रोसेस में मिल गया। बेसिकली जूल का यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि जितना वर्क उसने पैडल व्हील वर्क दिया था, वो पूरा वर्क इंटायरली कन्वर्ट हो गया बिना किसी लॉसेस के पूरे हीट में। ठीक है, तो जूल ने यहाँ से कंक्लूड किया कि हम जितना भी वर्क देते हैं हमारे बॉडी में, वो अगर किसी और कोई वेस्ट नहीं हो रहा है, कहीं से भी कोई वेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो पूरा वर्क हमारे हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो जूल का एक्सपेरिमेंट था यही हमारे फर्स्ट लॉ का बेसिस बना। ओके, थैंक यू।